हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल आरएसएससी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम आपके लिए एक बढ़िया एमसीक्यू सीजन लेके आए हैं। यहाँ यूपीपीएससी, नॉर्सेट, निमांस, यूपीटीआर, स्टेट सीएचओ, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू में तो फटाफट से अपना एमसीक्यू सीजन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से अपना अपना आंसर पुट कीजिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स? है ना, किसकी बात हो रही है? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स की बात हो रही है और उसके इफेक्ट के बारे में पूछा गया है ना, कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो होती है वो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिखाएगी। ए बी सी डी में से आंसर पुट करना है आप सभी लोगों को। फटाफट से जो लोग हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं यहाँ पे अपना अपना आंसर पुट करेंगे। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, फटाफट से अपना अपना आंसर पुट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइव सीजन और लाइव सीजन के अंदर आप लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पे दर्शाने वाले हैं। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक बार वापस से रीड करता हूं। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट रहता है। यहाँ पे पहला आपका जो रह रहा है ऑप्शन कह रहा है कि कंप्लीटली सप्रेस ओवुलेशन, की वो कंप्लीटली ओवुलेशन को सप्रेस कर देता है। दूसरा कह रहा है थिन लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर देता है। तीसरा कह रहा है थिक सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है। फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ द अबोव, है ना। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर बनेगा? फटाफट से अपना अपना आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की काफी बढ़िया कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे जो सही जवाब आपका जाएगा वो रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबोव, है ना। आपको ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती है वो क्या करती है ना। तो प्रोजेस्टेरोन है तो प्रोजेस्टेरोन सबसे पहले तो आप लोग ये ओसीपी है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, याद रखिएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में से एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, वो ये है ओसीपी कैन कॉज, ओसीपी कैन कॉज, क्वेश्चन नंबर 2 यही देख लीजिएगा। ओसीपी कैन कॉज ऑल टाइप ऑफ कैंसर, ऑल टाइप ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, कमेंट करिएगा फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए यहां पे दे रहा हूं आप लोगों को, सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सामने, ब्रेस्ट कैंसर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के सामने, ओवेरियन कैंसर। और ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सामने, एंडोमेट्रियल कैंसर। फटाफट से आंसर पुट कीजिएगा। क्या कह रहा हूं? ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कैन कॉज ऑल टाइप ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, ये पूछा गया है ना। एक्सेप्ट मतलब कौन से को नहीं करती है, बाकी सबको करती है ना। ओसीपी कैन कॉज ऑल टाइप ऑफ कैंसर एक्सेप्ट, पहला है सर्वाइकल कैंसर, दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, तीसरा है ओवेरियन कैंसर, फोर्थ वन इज द एंडोमेट्रियल कैंसर। और मैं आप लोगों को बता देता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। फटाफट से कमेंट करिएगा क्या रहेगा राइट आंसर। ओसीपी कैन कॉज ऑल टाइप ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कुछ लोगों का सही जवाब आ रहा है। प्रतिभा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे दे रहे हैं, ओवेरियन कैंसर जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बनेगा। याद रखिएगा जो ओसीपी होता है वो ओवेरियन कैंसर को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, है ना। ओसीपी कैन प्रिवेंट द ओवेरियन कैंसर, याद रखिएगा प्रिवेंट ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर से कौन प्रिवेंट करेगा? तो याद रखना है ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जबकि बाकी सब कैंसर कॉज करवाता है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, याद रखना है।
सर्वाइकल कैंसर को कॉज करवाता है, ब्रेस्ट कैंसर को कॉज करवाता है, एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर जो होता है इसको कॉज करवाता है, याद रखिएगा, जबकि ओवेरियन कैंसर से प्रिवेंट करता है। बहुत बढ़िया, है ना। तो बिल्कुल अब बहुत बढ़िया चीजें आप लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल शेयर करने का बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे इस लिंक को बढ़िया से अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इस पहले ही क्वेश्चन का हम सही तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं जिसको, है ना, होता क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कंटेंट ओनली सिंथेटिक प्रोजेस्टिन, डज नॉट कंटेन एस्ट्रोजन। ओनली प्रोजेस्टेरोन बोला है तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, है ना। मैकेनिज्म क्या रहती है, याद रखिएगा, म्यूकस थिकनिंग इन नेक ऑफ वोम, है ना। यहाँ पे म्यूकस को कैसा कर देगा, थिक कर देगा, बिल्कुल अपने ऑप्शन के अंदर वो था म्यूकस को थिक करना। उसके बाद में पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म टू रीच एग एंड वोम बिकम डिफिकल्ट। बिल्कुल अगर म्यूकस थिक हो जाएगा तो यहाँ पे जो स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है वो क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, वहां पे उसका मूवमेंट होता है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में प्रिवेंट ओवुलेशन, बिल्कुल ओवुलेशन से प्रिवेंट करवाती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, याद रखिएगा, है ना। कब होता है ये काम सारा, जब क्या होता है, मोस्टली जो ओवुलेशन कब होता है तो आप लोगों को पता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू में रहता है तभी ओवुलेशन हो पाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रिवेंट करवा देते हैं ओवुलेशन को। उसके बाद में लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिन, बिल्कुल कर देगा, है ना। उसके बाद में फर्टिलाइज एग इम्प्लांटेशन इज प्रिवेंटेड, ये भी इसी के काम होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन बाय मिस्टेक हो भी जाता है तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, क्योंकि आप वहां पे यूट्रस की लाइनिंग को इसने क्या कर दिया, थिन कर दिया, है ना। वहां पे फेवरेबल इन्वायरमेंट ही नहीं बनने देगा एंडोमेट्रियल पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, ये वहां पे इस तरीके के काम कर लेगा। उसके बाद में एडवांटेज क्या रहते हैं, एडवांटेज रहता है डज नॉट इंटरफेयर विथ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कोई इंटरफेयर नहीं इसका। उसके बाद में आल्सो हेल्प इन प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स एंड पेनफुल पीरियड्स, उनके लिए यहाँ पे आपका ड्रग्स के रूप में वहां पे रिलीव करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या था, इस तरीके से इस प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग हीमोफीलिया ए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और राइट आंसर पुट करना है आप सभी लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए के बारे में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीरम लेवल ऑफ फैक्टर 8 आर डिक्रीज्ड, है ना, सीरम लेवल ऑफ फैक्टर 8 आर डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, फैक्टर 9 का डेफिशिएंसी हो जाना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पीटी इंक्रीजेज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का इंक्रीज हो जाना। और डी कह रहा है नन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है, क्वेश्चन का आंसर पुट करिएगा फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग हीमोफीलिया ए, कमेंट करिए फटाफट से और मेरे को बताइए हीमोफीलिया ए किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कौन से फैक्टर, कौन से क्लोटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसी से होता है। पहली बात तो ये आ गई, बहुत बढ़िया, कुछ लोग यहाँ पे सही जवाब देने की बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्लोटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल जो 8th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर्स होता है उसकी कमी से होता है हीमोफीलिया ए, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब बन रहा है कि जो ए है सीरम लेवल ऑफ फैक्टर 8 आर डिक्रीज, है ना, उस फैक्टर 8 के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हीमोफीलिया ए बनेगा। और याद रखिएगा हीमोफीलिया के ए के अंदर कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू चेंज हो जाती है, कमेंट करिएगा फटाफट से, कौन सा लेबोरेटरी वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। ब्लीडिंग टाइम चेंज हो जाएगा कि क्लोटिंग टाइम चेंज हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा, कमेंट करिएगा। यहाँ पे हीमोफीलिया ए के अंदर ब्लीडिंग टाइम चेंज होता है या क्लोटिंग टाइम चेंज होता है, फटाफट से कमेंट करिएगा। देखिए हीमोफीलिया ए की बात हो रही है तो यहां जो होगा वो कौन सा होगा, क्लोटिंग टाइम, है ना। क्लोटिंग टाइम क्या हो जाएगा, क्लोटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, याद रखिएगा हीमोफीलिया के अंदर क्लोटिंग टाइम हो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको एक और बढ़िया तरीके से याद रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना।
छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं और वहां पे गलतियां करवा सकते हैं, है ना। इसलिए जितना ज्यादा अपना बेसिक अच्छा रखोगे उतना ज्यादा एग्जाम को फाइट करने का क्या है, आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत रहेगा और अपनी तैयारी, अपना प्रिपरेशन भी मजबूत रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट देखने से पहले इसका कुछ डिटेल अपन देख लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया कैसा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है ना, कोगुलेशन का, कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी इन एक सर्कुलेटरी प्लाज्मा प्रोटीन, याद रखिएगा। हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, याद रखिएगा, फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है। और हीमोफीलिया बी जो होता है वो किसकी कमी से होता है, वो आपका फैक्टर 9 की कमी से होता है, याद रखिएगा। फैक्टर 9 जिसको क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्रिसमस फैक्टर किसको बोला जाता है, फैक्टर 9 को बोला जाता है, और जिसकी कमी से क्या होता है, हीमोफीलिया बी होता है। एक और हीमोफीलिया होता है हीमोफीलिया सी, वो किसकी कमी से होगा, कमेंट करिएगा फटाफट से। हीमोफीलिया सी के बारे में बात करते हैं तो किसकी कमी से हीमोफीलिया सी होगा, कमेंट करिएगा फटाफट से, कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी से। बहुत बढ़िया, फटाफट से कमेंट करिएगा। वो होता है आपका फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से, याद रखना है, किसकी डेफिशिएंसी से, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी, है ना। तो इस तरीके से हीमोफीलिया के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर 8 था हीमोफीलिया ए, उसके बाद में फैक्टर 9 हीमोफीलिया बी, उसके बाद में आपका फैक्टर 11 हीमोफीलिया सी, है ना। इन तीनों का डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से हीमोफीलिया, अलग अलग टाइप का हीमोफीलिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, अभी देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा यहाँ पे पीटीटी, यहाँ पे पीटी मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पीटी जो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वो अनअफेक्टेड रहता है इस केस में, है ना। उसके बाद में फैक्टर 8 इज इन्वॉल्व इन द इंट्रिंसिक पाथवे विच इज मेजर्ड बाय प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सॉरी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड नॉट इन एक्सट्रिंसिक पाथवे, है ना। ये सारी चीजें। उसके बाद में ब्लीडिंग इज कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ हीमोफीलिया एंड कॉमन ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आर हेमेटोमास, हेमार्थ्रोसिस और म्यूकोकुटेनियस ब्लीडिंग, ये सारी वहां पे रहती है। इंट्राक्रेनियल ब्लीड रहते हैं, हिमेचूरियास, ये सारे कॉमन हो जाते हैं हीमोफीलिया के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विटामिन के। विटामिन के के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे क्या सही जवाब है विटामिन के लिए। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीजन है, बहुत ही शानदार एमसीक्यू सीजन लेके आए हैं। तो शानदार एमसीक्यू सीजन को तो शेयर करना होता है, तो बिल्कुल आप सभी अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए शेयर कर देंगे, है ना। और उसके बाद में यहाँ आंसर पुट करने की कोशिश करेंगे। पहला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विटामिन के। पहला की एंटीकोगुलेंट, क्या विटामिन के एंटीकोगुलेंट होता है। दूसरा कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल लीड्स टू डेफिशिएंसी, मतलब क्या, अगर ज्यादा आपने एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज कर ली तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगा, क्या ऐसा है। थर्ड वन कह रहा है डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी बेरी, कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है, क्या ये सही है। फोर्थ वन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही है। तो बताइए क्या राइट आंसर रहेगा, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर पुट करिएगा, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर पुट करिएगा। बहुत बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विटामिन के। विटामिन के बारे में क्या सही जानकारी है, आंसर पुट करिएगा। सही तरीके से क्वेश्चन को देखना है, देखिएगा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दिखने वाला, आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, याद रखिएगा, है ना। और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, इसलिए कभी भी घबराहट के अंदर वहां पे आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है और ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ना है, देखना है कहीं इसके अंदर कोई अलग तरीके की चीजें ना दी गई हैं, है ना। तो देखिए क्या दिया गया है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विटामिन के। विटामिन के बारे में क्या सही है। पहला कह रहा है एंटीकोगुलेंट, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल लीड टू डेफिशिएंसी। बिल्कुल दीपाली यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, याद रखिएगा, है ना।
देखो क्या होता है विटामिन के, सबसे पहला एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। कैसा होता है? ये कोगुलेंट होता है, याद रखना है आप लोगों को। कैसा होता है? कोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब क्या है? यहाँ ब्लड को जब ब्लीडिंग होती है उस समय, है ना, ब्लड के क्लोट्स फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है, तो कोगुलेटरी एक्शन होता है इसका, है ना। तो कोगुलेंट होता है, नॉट ऑन एंटीकोगुलेंट, ठीक है ना। एंटीकोगुलेंट कौन होते हैं? एंटीकोगुलेंट दूसरे होते हैं, एस्पिरिन, वारफारिन, वो होते हैं। ये विटामिन के कोगुलेटरी फैक्टर का, कोगुलेशन का एक्शन दिखाने वाला होता है, याद रखिएगा। इसीलिए तो अपन बच्चे न्यूबॉर्न के अंदर देते हैं इसको, है ना। न्यूबॉर्न के अंदर विटामिन के दिया जाता है। क्यों दिया जाता है विटामिन के? कितना दिया जाता है फटाफट से बताइए। न्यूबॉर्न के अंदर विटामिन के का डोज बताइए। डोज ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न, फटाफट से बता दीजिए। डोज ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न, ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। 1 mg, ऑप्शन नंबर बी। 2 mg, ऑप्शन नंबर सी। 3 mg, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डोज ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न, और न्यूबॉर्न का वेट लिख लेते हैं 2.5 kg का। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी 0.5 mg। फटाफट से कमेंट करिएगा कितना देंगे विटामिन के, यहाँ पे बच्चे को कितना दिया जाएगा। न्यूबॉर्न के अंदर विटामिन के का डोज बताना है, कमेंट करिएगा फटाफट से। डोज ऑफ विटामिन के इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर कितना डोज दिया जाएगा, कमेंट करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, कुछ लोग जवाब को डिलीट कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, देखिएगा। बहुत बढ़िया, विटामिन के का जो डोज रहेगा 1 mg रहेगा। बिल्कुल सही जवाब है 1 mg, याद रखिएगा। विटामिन के का डोज 1 mg रहेगा, है ना, जब क्या वहां पे वेट सही रहेगा। और 0.5 mg विटामिन के कब देते हैं? जब उसका वेट बिलो 1000 ग्राम होता है, याद रखिएगा। बच्चे का वेट बिलो 1000 ग्राम या 1 किलो से कम बच्चा है तब उसको 0.5 mg देते हैं, नहीं तो उसका डोज 1 mg ही रहता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये रहेगा यहाँ पे विटामिन के बारे में। और यहाँ एक 1000 ग्राम से कम बच्चा है तो कैसा बच्चा होता है? एक्सट्रीमली LBW, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट का बेबी होता है ना, उसको अपन 0.5 देते हैं, बाकी सबको 1 mg दिया जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लिख लीजिएगा अपनी सिलेक्शन की डायरी में, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार जवाब। नेक्स्ट विटामिन के बारे में बात हो चुकी है। अब दूसरा कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल लीड्स टू डेफिशिएंसी। बिल्कुल यही सवाल सही जवाब बनेगा, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज किया, तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लोरा होते हैं, है ना, जो बेनिफिशियल फ्लोरा जिसको आप बोलते हैं, है ना, बेनिफिशियल फ्लोरा, वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो ये जो बेनिफिशियल फ्लोरा होते हैं, जो ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। और इनके किल हो जाने की वजह से यहाँ पे जो विटामिन के बनाते थे बेनिफिशियल फ्लोरा, वो विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं कर पाते, और विटामिन के नहीं फॉर्मेशन कर पाने की वजह से बॉडी के अंदर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही चीज तो बोली गई है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। बिल्कुल सही जवाब है ना, बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। व्हाट डिफरेंशिएट डेलीरियम फ्रॉम डिमेंशिया, है ना, डेलीरियम एंड डिमेंशिया में क्या क्या फर्क है, यहाँ पे कौन सी चीजों से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निम्हांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट करिएगा फटाफट से। बहुत ही शानदार एमसीक्यू बनने वाले हैं यहाँ पे। व्हाट डिफरेंशिएट डेलीरियम फ्रॉम डिमेंशिया, डेलीरियम एंड डिमेंशिया में क्या क्या अंतर हो जाएगा इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पहला कह रहा है कि कंफ्यूजन, दूसरा कह रहा है डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, तीसरा कह रहा है हेल्यूसिनेशन, फोर्थ वन इज द सडन चेंजेस। क्या रहेगा, फटाफट से आंसर पुट करिए अपना अपना। What differentiates delirium from dementia?
क्या सही जवाब बनेगा, कमेंट करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारे लोग लाइव देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कमेंट करने का जो रेट है वो बहुत ही कम है। क्यों ऐसा? सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो व्हाट डिफरेंशिएट डेलीरियम फ्रॉम डिमेंशिया, कौन सी चीजें यहाँ पे डेलीरियम को डिमेंशिया से क्या कर रही है, डिफर कर रही है। पहली चीज है कंफ्यूजन। देखो कंफ्यूजन रहता है डेलीरियम एंड डिमेंशिया दोनों के अंदर रहेगा, याद रखिएगा। डेलीरियम डिमेंशिया, डिमेंशिया और डेलीरियम दोनों में कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। उसके बाद में डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, बिल्कुल दोनों के अंदर डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग रहता है। डेलीरियम डिमेंशिया दोनों आपके ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए कंफ्यूजन रहेगा, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग दोनों में रहेगा। हेल्यूसिनेशन मोस्टली दोनों के अंदर देखने को मिल सकता है। और जो यहाँ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं इनके अंदर विजुअल हेल्यूसिनेशन होते हैं, वो भी कॉमन रहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में सडन चेंजेज। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को सही जवाब बन रहा है डी जो है आपका, वो यहाँ सही जवाब बनेगा। सडन चेंजेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, डेलीरियम के अंदर होगा, याद रखिएगा। डेलीरियम के अंदर सडन चेंजेज होते हैं। यहाँ पे क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है ना। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम से पेशेंट के अंदर सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये जो आपका राइट आंसर है डी जो है वो यहाँ पे इन चीजों में अलग कर रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना, इंपोर्टेंट कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, सडन चेंज मोस्टली डेलीरियम में देखने को मिलता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है डेलीरियम के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी रहेगी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, डेलीरियम एंड डिमेंशिया के बारे में, है ना। तो डेलीरियम क्या है, यहाँ पे एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट होता है ना। डेलीरियम जो है वो आपका confusion and disruption in thinking and behaviors including changes in perception, attention, mood and activity level, है ना। जबकि डिमेंशिया क्या होता है, वहां पे मेमोरी का लॉस होना, है ना, उसके साथ में इंटेलेक्ट एंड स्लोली एविडेंट मंथ्स और ईयर्स तक का वो तो डिमेंशिया रहता है ना। सडन चेंजेस जो रहते हैं वो डेलीरियम में कॉमन रहते हैं, इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे, है ना। राइट आंसर आपका सडन चेंजेस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी इज, कमेंट करिएगा फटाफट से। ड्रग्स दैट इज यूज्ड फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, फीटल के लंग्स मैच्योरेशन के लिए कौन सी ड्रग्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, कमेंट करिएगा फटाफट से कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डेक्सामिथासोन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बैक्लोमिथासोन, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नन। कमेंट करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया। ड्रग्स दैट इज यूज फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए यहाँ पे कौन सा ड्रग यूज में लिया जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया। पहला कह रहा है डेक्सामिथासोन, फॉलिक एसिड, बैक्लोमिथासोन या फिर नन। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। अभी देखिए सही जवाब पुट करने के बाद में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है। लिंक को शेयर करना है, लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, है ना। और मैक्सिमम नर्सिंग ग्रुप से उनके अंदर शेयर करना है आपको, है ना। तो फटाफट से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, तब तक यहाँ पे आप लोगों को सही जवाब बताते हैं। बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ड्रग्स दैट इज यूज फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी कौन सा रहेगा, डेक्सामिथासोन या फिर बीटामिथासोन, याद रखिएगा, है ना। ये फीटल का लंग मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। और मोस्टली कौन से जो बेबी रहेंगे जिसका जो लंग्स इमेच्योर रहते हैं, जो प्री टर्म बेबीज रहते हैं, याद रखिएगा कौन रहते हैं, प्री टर्म बेबीज, है ना। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के एग्जाम्स के अंदर, जैसे कि एक 32 वीकर्स आप लोगों के पास में आई है ना, लेडी जिसको क्या हुआ, लेबर है, लेबर के अंदर है। और अब इस ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जितना डिले हो सके अपन क्या करवाते हैं, लेबर को डिले करवाते हैं और मदर को क्या लगाएंगे, बीटामिथासोन के इंजेक्शन लगाते हैं, याद रखिएगा, बीटामिथासोन के इंजेक्शन। और ये क्यों लगाते हैं, ये लगाते हैं अपन फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, याद रखिएगा, फीटल लंग मैच्योरिटी, है ना, जिससे बच्चे का फीटस का लंग्स मैच्योर हो जाए, है ना, याद रखिएगा।
तो इसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, बीटामिथासोन डेक्सामिथासोन के इंजेक्शन लगा सकते हैं, स्टेरॉइड अपन उसको दे सकते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे के अंदर क्या है, लंग्स मैच्योर हो जाए, है ना। ये कंडीशन आपको वहां पे याद रखनी रहेगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, और चीजें हैं इसके अंदर। बीटामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आल्सो कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, बिल्कुल, गिवन बिफोर एंटीनेटली टू स्पीड अप प्रीटर्म फीटस लंग डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। either is used when a mother is preterm labor and birth may occur in 24 to 48 hours। मतलब क्या, जो लेबर के अंदर है और वहां पे 24 से 48 आवर्स के अंदर बच्चे को डिलीवर कर सकती है ना, वैसी लेडी के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, बीटामिथासोन या डेक्सामिथासोन के इंजेक्शंस दे सकते हैं फीटल की लंग मैच्योरिटी के लिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर पुट करना है सभी लोगों को। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन सीन 8। क्वेश्चन क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन सीन 8। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन यहाँ पे कौन से डेज के अंदर एस्टैब्लिश हो जाएगा? बहुत बढ़िया, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन सीन 8, पहला कह रहा है 11 to 13 डेज, दूसरा कह रहा है 20 to 22 डेज, तीसरा कह रहा है 7 डेज, फोर्थ वन इज द 25 to 26 डेज। क्या राइट आंसर बनेगा सभी लोगों का? जवाब दीजिएगा फटाफट से, राइट आंसर पुट कीजिएगा। राइट आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से, क्या सही जवाब बनेगा आप सभी लोगों का? बहुत बढ़िया, कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ बताते हैं सारी की सारी चीजें कि कौन से डे पे क्या क्या चीजें हो जाती है ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आप ही देख लेंगे आप, 21 to 22 डे जो रहता है वो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन का रहता है, याद रखिएगा। देखो क्या क्या इवेंट्स होते हैं, है ना। सबसे पहले 0 ओवर फर्टिलाइजेशन डे 15, है ना, फ्रॉम LMP पे। उसके बाद में यहाँ पे ब्लास्टोमियस, फिर 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर आपका 12 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज, मोरूला बनता है 16 सेल स्टेज का, याद रखिएगा। जो एंटर करता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, कब एंटर करता है तो याद रखना है ना, 5th डे, याद रखिएगा। 5th डे ऑफ ब्लास्टोसिस, मोरूला बनने के बाद में 5th डे यहाँ पे ब्लास्टोसिस होगा, वो एंटर करेगा। और यहाँ पे 4 to 5 डेज पे जोना प्लेस पेलिसुडा डिसअपियर होगा। 5 to 6 डे पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लास्टोसिस जो आया है वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियल की सरफेस पे अटैच होगा, है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। और 6 to 7 डेज पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइटो एंड सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट से, है ना। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो आपका किया जाता है वो इसी बीटा एससीजी के थ्रू किया जाता है ना। इसी के थ्रू प्रेगनेंसी वहां पे क्या होता है, डिटेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। 10th डे, है ना, ये देखो 10th डे पे दिखाया गया है एससीजी बाई सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, है ना। तो 10th डे पे आप क्या है वहां पे यूपीटी के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हो, है ना। उसके बाद में 9 to 10 डे यहाँ पे लेक्यूनार नेटवर्क फॉर्म हो जाते हैं। 10 to 11 डेज पे क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड कर जाते हैं एंडोमेट्रियल में, है ना, एंडोमेट्रियल साइनोसॉइड्स के अंदर, और क्या करते हैं, यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है, याद रखिएगा। वहां पे अगर आपको फीटोप्लेसेंटल पूछा गया है, यूटेरोप्लेसेंटल नहीं है, तो ये यूटेरोप्लेसेंटल का पूछे तो आपको याद रखना है 10 to 11 जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। क्वेश्चन पुट करिए, आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से। देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव किया गया है ना। दूसरा कह रहा है एनीमिया, तीसरा डायबिटीज, फोर्थ वन ओबेसिटी। तो अगर मैनुअल रिमूवल किया जाएगा तो दैट इज मैनुअल रिमूवल किया गया, दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, है ना, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एनीमिया हो गया, डायबिटीज और ओबेसिटी, ये तीनों क्या रहती है, तीनों आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है, याद रखिएगा। तीनों आपकी क्या रहेगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहेगी, ठीक है ना। जबकि मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा एक नॉर्मल फाइंडिंग्स होती है, ये आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है। ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा आपका। बहुत बढ़िया,
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस फॉर सिजेरियन सेक्शन इन सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, है ना। पेशेंट को क्या है, सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है। तो सीवियर प्रीएक्लेम्सिया के केस में यहाँ एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस क्या रहेगा। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल ये तो नॉर्सेट के अंदर हूबहू बने जैसा क्वेश्चन है। तो आंसर पुट कीजिएगा फटाफट से, एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस फॉर सिजेरियन सेक्शन इन सीवियर प्रीएक्लेम्सिया, है ना। तो सीवियर प्रीएक्लेम्सिया क्या होता है, एक्लेम्सिया क्या होता है, याद रखिएगा। प्रीएक्लेम्सिया क्या होगा, प्रीएक्लेम्सिया के अंदर क्या क्या चीजें होती है, बिल्कुल देखते हैं। हाइपरटेंशन रहता है पेशेंट को, बॉडी के अंदर इडीमा रहता है, किसकी वजह से, प्रोटीन यूरिया की वजह से, याद रखिएगा। प्रोटीन यूरिया की वजह से बॉडी के अंदर इडीमा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट्स के अंदर, है ना। ये कंडीशंस वहां पे रहेगी। ये और रहता है प्रीएक्लेम्सिया की कंडीशन। और प्रीएक्लेम्सिया के अंदर, और ये जब ट्रीटेबल नहीं रहती है, हाइपरटेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में सब एक्लेम्सिया हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक्लेम्सिया, है ना। और ये जब एक्लेम्सिया हो जाएगा तब वहां पे पेशेंट को सीजर आने लगते हैं, याद रखिएगा। सीजर आने लगेगा, कन्वर्जन, फिट्स, ये सारे आने लगते हैं, है ना। यहां पूछा गया है प्री एक्लेम्सिया, जो एक्लेम्सिया से पहले वाली कंडीशन है, उसके अंदर एनेस्थीसिया ऑफ ड्रग, एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस क्या रहेगा, सिजेरियन सेक्शन अगर करना होगा तो। कमेंट करिएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। पहला कह रहा है स्पाइनल एनेस्थीसिया, दूसरा कह रहा है जनरल एनेस्थीसिया, तीसरा कह रहा है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तीसरा कह रहा है स्पाइनल प्लस एपिड्यूरल। क्या सही जवाब बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है यहाँ पे वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। यहाँ पे एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस रहेगा सीवियर प्रीएक्लेम्सिया के केस में, याद रखिएगा। सीवियर प्रीएक्लेम्सिया के केस में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो रहेगा वो यहाँ पे एनेस्थीसिया चॉइस रहेगा। कैसे, देखो, कंटिन्यूअस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज द फर्स्ट चॉइस फॉर पेशेंट विद प्रीएक्लेम्सिया ड्यूरिंग लेबर, वेजाइनल डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन, दोनों केसेज के अंदर याद रखना है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है आपका प्रीएक्लेम्सिया पेशेंट हैव रिस्क फॉर सीवियर एयरवे एडिमा, है ना। बिल्कुल वहां पे एयरवे एडिमा हो सकता है। उसके बाद में विच मेक्स इंटूबेशन डिफिकल्ट, बिल्कुल सही जवाब लिखा है यहाँ पे। उसके बाद में कंटिन्यूअस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैन इंप्रूव यूटेरोप्लेसेंटल परफ्यूजन एंड आल्सो डिक्रीज कैटाकोलामाइंस सिक्रीशन। कैटाकोलामाइंस मतलब एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन वगैरह, है ना, जो यहाँ पे टैकीकार्डिया करते हैं, है ना, उनका सिक्रेशन नहीं करेगा। नहीं होगा तो वहां पे उसको टैकीकार्डिया नहीं होगा, है ना, बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कंटिन्यूअस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वहां पे क्या है, वो सही जवाब बनेगा प्री एक्लेम्सिया के केस के अंदर। बहुत बढ़िया, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ए 45-year मेल विथ हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंस, क्वेश्चन को सभी लोगों को सही करना है। प्रेजेंट विथ कंफ्यूजन, निस्टेगमस एंड अटाक्सिया, है ना। निस्टेगमस एंड अटाक्सिया, अटाक्सिया मतलब कोऑर्डिनेशन सही से नहीं रहना, निस्टेगमस का क्या है, रैपिड आई मूवमेंट, है ना। उसके बाद में एग्जामिनेशन रिवील्स सिक्स्थ क्रेनियल नर्व वीकनेस, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्डुसेंट, उसका वीकनेस हो गया है ना। जो कौन सी नर्व को संभालता है, लेटरल रेक्टस को, है ना, याद रखिएगा। जो आई की जो लेटरल रेक्टस मसल होती है उसको सप्लाई देता है आपका एब्डुसेंट, 6 नंबर का क्रेनियल नर्व, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6th क्रेनियल नर्व में क्या हो गया, वीकनेस। ही इज मोस्ट लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम, है ना। इतना सारा आप लोगों को क्लिनिकल डायग्नोसिस दिया गया है, क्या है, 45-year मेल, हिस्ट्री है अल्कोहल डिपेंडेंस, प्रेजेंट विद कंफ्यूजन, निस्टेगमस अटाक्सिया, एग्जामिन रिवील 6th क्रेनियल नर्व वीकनेस, ही इज मोस्ट लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम। यहाँ पे वो किस कौन सी कंडीशन से सफर कर रहा है, कमेंट करिएगा फटाफट से। इस तरीके की कंडीशंस हो रही है, जब उसको कौन सी कंडीशन से सफर करेगा वो आंसर पुट कीजिएगा। पहला कह रहा है कोर्साकॉफ साइकोसिस, दूसरा वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, तीसरा है आपका डी रेल बोल्ट सिंड्रोम या डेलिरियम ट्रिमर्स।
कमेंट कीजिएगा फटाफट से, क्या सही जवाब रहेगा आप सभी लोगों का। बिल्कुल सही जवाब है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा? वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, याद रखना है। और ऐसे केसेज के अंदर ड्रग के अंदर क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे अगर अपन देखें, है ना, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, कोर्साकॉफ एंड साइकोसिस, इन सब कंडीशंस के अंदर ड्रग्स जो रहेगा विटामिन B1 दिया जाएगा। याद रखिएगा विटामिन B1। थायमिन के बारे में बहुत बार पूछा गया है अल्कोहल के केसेज के अंदर, इसका डेफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे थायमिन रहेगा, याद रखिएगा थायमिन विटामिन B1, है ना, यहाँ पे अपन ड्रग्स के रूप में दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ग्लासगो कोमा स्केल ए वर्बल स्कोर 1 इंडिकेट, है ना, वर्बल स्कोर है 1, क्या इंडिकेट करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस बहुत बढ़िया क्वेश्चन का बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देना रहेगा आप लोगों को। क्या है, फटाफट से बता देना है। ग्लासगो कोमा स्केल वर्बल स्कोर 1 इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? नो रेस्पॉन्स, दूसरा कह रहा है इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, तीसरा कह रहा है इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, और फोर्थ वन इज द डिसओरिएंटेड रेस्पॉन्स, है ना। यहाँ पे पूछा गया है किसके बारे में? GCS, जो ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसके बारे में पूछा गया है। आप लोगों को पता है यहाँ पे रहेगा मोटर रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, उसके बाद में आपका वर्बल रेस्पॉन्स, है ना, और उसके बाद में क्या रहता है? आई ओपनिंग का, है ना। ये आपका ग्लासगो कोमा का स्केल का मामला रहता है। आई ओपनिंग के अंदर आप लोगों को पता है नंबर देते हैं 0 1 2 3 4, है ना। वर्बल के अंदर 0 1 2 3 4 5, उसके बाद में मोटर के अंदर 0 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरीके से। तो याद करिएगा यहाँ पे नो रेस्पॉन्स आ रहा है। नो रेस्पॉन्स के केस में अपन क्या नंबर देते हैं? वहां पे 0 नहीं रहेगा, सभी लोगों को याद रखना है। नो रेस्पॉन्स के केस में क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना। अगर वहां पे कोई किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स नहीं होता तब वहां पे क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है ना, 0 नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है, जब 1 स्कोर आ रहा है इसका मतलब क्या है, और वहां पे क्या कर रहे हैं? वर्बल रेस्पॉन्स देख रहे हैं, है ना। वर्बल रेस्पॉन्स का केस है, तो वर्बल रेस्पॉन्स में नो रेस्पॉन्स आ रहा है, इट मींस क्या है वहां पे? अभी देखते हैं सभी सारी चीजों में क्या होगा। सबसे पहले 5 का मतलब है पेशेंट, टाइम प्लेस पर्सन के प्रति क्या रहेगा? ओरिएंटेड रहेगा, है ना। आप नाम पूछेंगे, जगह पूछेंगे, सब कुछ बताएगा। 5 नंबर वर्बली में देना है। उसके बाद में फोर्थ, पेशेंट क्या रहेगा? कंफ्यूज्ड कन्वर्जन जब रहेगा पेशेंट का, है ना, कंफ्यूज्ड कन्वर्जन रहेगा, उस केसेज के अंदर पेशेंट को 4 नंबर। उसके बाद में 3 नंबर कब देने हैं, है ना, तो कब रहेगा? इनएप्रोप्रिएट वर्ड, जब पेशेंट क्या बोलेगा? इनएप्रोप्रिएट वर्ड जब बोलेगा उस केसेज के अंदर आपको 3 देना है। लेकिन नेक्स्ट है आपका इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, ऐसे साउंड निकाल रहा है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा, है ना, तब 2 नंबर देने हैं। अगर वहां पे वर्बली में कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा पेशेंट, तब उसको क्या करना है? 1 ही नंबर देना है। इस तरीके से वर्बल रेस्पॉन्स का स्केल 5 नंबर से आप बनाएंगे, याद रखिएगा। आई ओपनिंग का बात करते हैं। आई ओपनिंग के अंदर किस तरीके से मामला चलता है ना। सबसे पहले अगर पेशेंट को आपने पूछा, है ना, मतलब क्या है? स्पीक से आई का ओपनिंग है, तो फिर 4 नंबर देंगे। 3 नंबर कब देंगे? वहां पे आई ओपनिंग के केसेज के अंदर, है ना। GCS की बात हो रही है, कब 3 नंबर देना है? सॉरी, यहाँ फोर्थ पे क्या रहेगा आपका? स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग रहेगा। पेशेंट का स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, 4 नंबर देंगे। 3 नंबर कैसे बोलेंगे? यहाँ पे आपने वहां पे उसको आवाज लगाई, स्पीक से हो रहा है, 3 नंबर देंगे। पेनफुल स्टिमुलाई से आई ओपनिंग कर रहा है, तब आपको 2 नंबर देंगे। नो रेस्पॉन्स है, तब क्या करेंगे? वहां पे 1 नंबर दिया जाएगा, है ना। ये आपका GCS का। उसके बाद में यहाँ देखिएगा मोटर रेस्पॉन्स। उसके बाद में मोटर रेस्पॉन्स के अंदर कितने नंबर देते हैं? 6th नंबर मोटर रेस्पॉन्स में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। 6th नंबर कब देंगे? है ना, 6 नंबर ओबे कमांड, अपनी कमांड को फॉलो कर रहा है, जो बोल रहे हैं वो कर रहा है, 6 नंबर देंगे, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा? 5 नंबर कौन सी चीज को देंगे? ओबे कमांड के बाद में दूसरा क्या हो गया?
पेनफुल स्टिमुलाई, है ना, पेनफुल स्टिमुलाई से कर रहा है तब वहां पे कितने 5 नंबर देंगे। पेनफुल स्टिमुलाई से क्या कर रहा है, वहां एक्सट्रीमिटीज का मूवमेंट कर रहा है, मोटर मूवमेंट कर रहा है, 5 नंबर देंगे। 4 नंबर कम देंगे, फ्लेक्शन विड्रॉवल की कंडीशन रहती है ना, फ्लेक्शन विड्रॉवल की कंडीशन रहती है तब वहां पे 4th नंबर दिए जाएंगे। 3 नंबर कब देने हैं याद रखिएगा, 3 नंबर कब देने हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम्स के अंदर। पेशेंट को मोटर रेस्पॉन्स के अंदर 3 नंबर कब देने हैं, तो जब कहां पे डैमेज होगा, है ना, याद रखिएगा। डीकोर्टिकेट, क्या याद रखोगे, जब डीकोर्टिकेट पोस्चर रहता है पेशेंट का, डीकोर्टिकेट पोस्चर रहता है उस कंडीशन में 3 नंबर देते हैं, है ना। जब पेशेंट के जो हैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, चेस्ट के ऊपर क्लेंस रहते हैं, है ना, डीकोर्टिकेट पोस्चर, है ना, या इसको बोलते हैं अबनॉर्मल फ्लेक्शन की पोजीशन होती है। 3 नंबर देने का अबनॉर्मल फ्लेक्शन का पोजीशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर कब देते हैं, जब डीसेरिब्रेट, है ना, डीसेरिब्रेट मतलब क्या, अबनॉर्मल एक्सटेंसर, अबनॉर्मल एक्सटेंसर जब हो जाता है तब होता है डीसेरिब्रेट की पोस्चर। और यहाँ पे 2 नंबर के अंदर मतलब क्या, पेशेंट के ब्रेन स्टेम के अंदर डैमेज हो गया। कहाँ डैमेज हो गया, ब्रेन स्टेम में डैमेज हो गया, याद रखिएगा, है ना। और 1 नंबर मतलब नो रेस्पॉन्स। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ GCS ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बातें पता चल चुकी है ना, कि कितने बड़े बड़े आपका मोटर रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स, आई ओपनिंग, है ना, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, किसमें कितना नंबर्स देना है। इस तरीके से आपको GCS के बारे में चीजें याद रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीकेज इन CSF राइनोरिया इज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा। अपनी सिलेक्शन की डायरी में लिख लीजिएगा, एक डायरी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, है ना, सिलेक्शन का डायरी, नॉरसेट। लिख लीजिएगा क्वेश्चन को सिलेक्शन की डायरी में। देखिए क्या होता है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीक इन CSF राइनोरिया इज, है ना, तो CSF राइनोरिया जो होता है उसके लिए कौन सी साइट के अंदर लीकेज होगा, तब वो होगा, है ना। अभी देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे लगातार नॉरसेट के अंदर और डेलियम्स के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंटिन्यूअसली 4 इयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ना। कौन से केसेज के अंदर ये CSF राइनोरिया देखने को मिलता है, याद रखिएगा। पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, कौन से केसेज के अंदर CSF राइनोरिया देखने को मिलता है, तो आप लोगों को बता देता हूं, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, बेसिलार स्कल फ्रैक्चर जो होता है उन केसेज में क्या देखने को मिलता है, CSF राइनोरिया देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। बेसिलार स्कल फ्रैक्चर में CSF राइनोरिया, है ना। और जब CSF राइनोरिया होता है तो अपन हेलो साइन देखते हैं CSF के प्रेजेंस के लिए, ये भी याद रख लीजिएगा, जाते जाते ये भी याद रख लीजिए, हेलो साइन, है ना। और हेलो साइन एंड ब्लड शुगर का यहाँ पे टेस्टिंग, याद रखिएगा, ब्लड शुगर टेस्टिंग एंड हेलो साइन दोनों याद रखिएगा। ये मैं बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा यहाँ लिखिएगा अपनी सिलेक्शन की डायरी में, नॉरसेट 2021 वाली डायरी में, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 बार कंटिन्यूअस बना हुआ है और बनेगा, याद रखिएगा। चलिए इधर आ जाते हैं, कहा थे अपन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीकेज इन CSF राइनोरिया इज, कौन सी साइट रहेगा, तो आप लोगों को बताना है कौन सा। तो यहाँ जो रहता बेसिलार स्कल फ्रैक्चर, मतलब स्कल के बेस का फ्रैक्चर होना, तो क्या फ्रैक्चर होगा, क्रीबिफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर होगी, याद रखिएगा। क्रीबिफॉर्म प्लेट के फ्रैक्चर हो जाने की वजह से CSF है वो ड्रेन कर जाएगा नोज के थ्रू, याद रखिएगा, नोज के थ्रू जहां पे CSF ड्रेन कर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें आप लोगों को याद रखनी रहेगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ए ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इंडिकेट वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम निप्पल इंडिकेट वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, निप्पल से ब्लड क्या हो रहा है, आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सबसे पहले तो आपको बात करना है, ये यूनिवर्सल साइन है, किसका, यूनिवर्सल और वार्निंग साइन होता है, याद रखिएगा, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, है ना, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर होता है जब यहाँ अबनॉर्मल ब्लीडिंग कहीं से आपको देखने को मिलती है,
तो ब्रेस्ट से अबनॉर्मल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, इट मींस क्या है, वार्निंग साइन है। पहले तो आपको यही पता चल गया। क्या कह रहा है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इंडिकेट वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या इंडिकेट करेगा, पहला कह रहा है ब्रेस्ट अब्सेस, यहाँ पे इस तरीके से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज नहीं है। फाइब्रोएडिनोमा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डक्टल पेपिलोमा। फोर्थ वन इज द फैट नेक्रोसिस ऑफ ब्रेस्ट, ये भी नहीं होगा। डक्ट पेपिलोमा, डक्ट पेपिलोमा क्या मतलब क्या है, यहाँ पे सीए ब्रेस्ट हुआ है पेशेंट को, है ना, डक्टल पेपिलोमा हुआ है, उन केसेज के अंदर आप लोगों को वहां ब्लडी स्टेन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा जो सीए ब्रेस्ट को इंडिकेट करेगा। याद रखिएगा, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। बहुत बढ़िया, वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू कह सकते हैं, है ना, बहुत ही शानदार एमसीक्यू आप लोगों के लिए। कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो, नॉर्सेट हो, निम्हांस हो, सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना। तो फटाफट से इन शानदार क्वेश्चंस को शेयर कर देना है अपने दोस्तों तक, उन दोस्तों तक शेयर कर देना है जिनको आप अपने साथ में नौकरी में देखना चाहते हैं, है ना। तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, बहुत बढ़िया चीजें आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन इन हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा, है ना। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन इन हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो होगा, आप लोग अपने पेज को रिफ्रेश कीजिए, है ना, बिल्कुल लिंक को वापस ओपन कीजिए, बिल्कुल सही तरीके से शो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन इन हाइटल हर्निया क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सीन इन हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया के अंदर यहाँ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा, पहला कह रहा है ईसोफेगाइटिस, है ना, ईसोफेगाइटिस। दूसरा कह रहा है एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस। तीसरा कह रहा है वॉल्वुलस। फोर्थ वन इज द ईसोफेजियल स्ट्रक्चर। वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए, यूपीपीएससी नॉर्सेट निमांस, फटाफट से बता दीजिए क्या रहेगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हाइटल हर्निया का, क्या रहेगा। बहुत ही शानदार एमसीक्यू आप लोगों के लिए, कमेंट करिएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर। Esophagitis, aspiration pneumonitis, volvulus and esophageal stricture क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जवाब, क्या रहेगा, बहुत बढ़िया। इसोफेगाइटिस जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका, इसोफेगाइटिस है। ये क्या रहता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है हाइटल हर्निया का। याद रखिएगा, हाइटल हर्निया किस तरीके से बना है, ये आपका डायफ्राम, है ना, ये क्या रहता है, डायफ्राम रहता है। डायफ्राम आपका चीफ इंस्पिरेटरी मसल होता है, याद रखिएगा, डायफ्राम चीफ इंस्पिरेटरी मसल्स, है ना। तो ये इसोफेगस एंड ये आपका स्टोमक, जब स्टोमक का कंटेंट ये थोड़ा ऊपर की साइड में चला जाए, है ना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का हाइटल हर्निया जो बनता है ना, इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे मोस्टली क्या देखने को मिलता है, रिगर्जिटेशन हो के यहाँ पे पेशेंट को इसोफेगाइटिस हो जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाता है, इसोफेगाइटिस, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बढ़िया सी जानकारी आप लोगों के लिए, क्या जानकारी है, यूपीपीएससी के लिए डेली टेस्ट सीरीज का जानकारी। डेली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको हिंदी क्लासेज भी इंक्लूड है। याद रखिएगा कितने के अंदर, बिल्कुल आपका बिल्कुल लो प्राइस के अंदर यहाँ पे आरएससीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ने एक बढ़िया कोर्स लॉन्च किया है यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 20 क्वेश्चंस आप लोगों के हिंदी से बनने वाले हैं, है ना, हिंदी से बनने वाले 20 क्वेश्चन है, उनके लिए यहाँ पे हिंदी की क्लासेज के फुल रिकॉर्डेड क्लासेज यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में आपको 1 मंथ का डेली टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। याद रखिएगा 1 मंथ का डेली टेस्ट सीरीज, है ना। यहाँ पे इस लोएस्ट प्राइस के अंदर करना क्या है,
करना आपको गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, आरएनसीसी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है ना। डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है, यहाँ यूपीपीएससी डेली टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है उसको परचेज करना रहेगा। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन रहेगा आपका टेस्ट सीरीज का, और यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा क्या आपका हिंदी का क्लासेज, याद रखिएगा। तो ये कॉमन एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यूपीपीएससी नॉसेज के लिए, यूपीपीएससी का एग्जाम का जो आपका कर रहे हैं है ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके का अपॉर्चुनिटी है ना। डेली टेस्ट सीरीज जो आरएनसीसी का है, ये आपका टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज है ना, जिसके अंदर आपको 50 to 60 डेली के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ में आपको उसका पीडीएफ भी अवेलेबल होगा, याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद में मल्टीपल अटेम्प्टिंग टेस्ट है, एक ही टेस्ट को आप बार बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाई गई है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, उसके अलावा दूसरा एक और चीज है यहाँ पे, वो है क्या, वो है आपका नॉर्सेट निमांस के लिए, है ना। नॉर्सेट निमांस के लिए भी आपकी टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, याद रखिएगा। नॉर्सेट एंड निम्हांस, इनके लिए टेस्ट सीरीज आपकी शानदार तरीके से चल रही है, और शानदार तरीके से जो लोग पार्टिसिपेटिव बने हुए हैं बिल्कुल शानदार रेस्पॉन्स दे रहे हैं चीजों का। तो बिल्कुल शानदार रेस्पॉन्स के अंदर आप लोग भी जुड़ जाइए, जो हमारे साथ में टेस्ट सीरीज में नहीं बने हुए हैं तो बिल्कुल आरएनसीसी के साथ में जुड़ जाइए और ले लीजिए यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट, है ना। बिल्कुल सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए, जो पिछले एग्जाम्स के अंदर, पिछले नॉर्सेट के अंदर यहाँ लगभग यहाँ पे 100% सक्सेस रेट के साथ में अपने लोगों को एम्स के अंदर पहुंचाने वाला आरएनसीसी, है ना, एम्स के अंदर पहुंचाने वाला आरएनसीसी अब यहाँ पे मेजर प्लेटफॉर्म आरएनसीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का तैयार किया गया है। तो बिल्कुल इस मेजर प्लेटफॉर्म के अंदर पार्टिसिपेटिव बन के आप लोग भी यहाँ एम्स के अंदर एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, करना वही है जो मैंने आप लोगों को बताया। प्ले स्टोर से आरएनसीसी का जो आपका एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना रहेगा, और यहाँ पे जो भी फोन नंबर वगैरह दिए गए हैं वहां पे आपको कांटेक्ट करके उसकी पूरी जानकारी ले लेनी है, और यहाँ पे एम्स के अंदर इस टेस्ट सीरीज के जरिए अपने को क्या करना है, वहां पे अपनी जगह बना लेनी है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, बिल्कुल सही बात है ना। तो करिए मेहनत, दिखाइए अपनी मेहनत, है ना। और यहाँ पे एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए, निम्हांस के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए, यूपीपीएससी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन जाइए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।